देखिए, अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को छायावाद पढ़ाए थे। छायावाद का कुछ छूटा हुआ था। छायावाद के दो कवि चतुष्टयी चार स्तंभ जिसको माना गया छायावाद में, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। उस दिन चर्चा हुई थी आपकी जयशंकर प्रसाद और निराला की। आज हैं सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज देखिए, छायावादी में तो बताया गया था कि छायावाद किसे कहते हैं, कि किसने छायावाद की परिभाषा क्या दी, कि छायावादियों ने विशेषण, विपर्य, अलंकार के सहारे नई भाषा को गढ़ा। जैसे कि ऐसा वर्णन आप लोगों को कहा गया कि छायावादी में कविता आंतरिक स्पर्श से पुलकित भावों की कविता है, जो कवि की पहचान, उसका वियोगी होना, उसका कार्य आह के गीत सृजन करना है। जैसे कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया और उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, बिरह का युग आज दिखा, मिलने के लघुपल सरीखा। और निराला का है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, आज जो नहीं कही। ऐसा वर्णन किया गया कि प्रसाद ने भी वर्णन किया कि वे कुछ दिन इतने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे। कहते कवि का वियोगी होना ही उसके कवि होने का पहचान है। छायावाद में ऐसा बताया गया था। अब छायावाद में आज के विषय हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म 20 मई 1900, कौसानी अल्मोड़ा, देहरादून जहाँ उत्तराखंड में है, उस जगह पे इनका था कि कौसानी रामनगर अल्मोड़ा, उत्तराखंड में जन्म हुआ। पहली रचना इनकी थी गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। गिरजे का घंटा पहली रचना है इनकी, गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा। और देखिए, निराला की जूही की कली, दोनों का समय 1916 ही है, 1916। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया सुमित्रा नंदन पंत को। पहली रचना गिरजे का घंटा, काव्य संग्रह इनका पीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। बीड़ा है जो 1918 में है, बीड़ा रचना है। बीड़ा, गुंजन, बीड़ा, गुंजन, युगांत, पल्लव, युगांत, जिसे अंत माना गया प्रगतिवाद का, युगांत, युगवाणी, युगांत, युगवाणी जो आकाशवाणी पहले रेडियो पर आता था, युगवाणी। और ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, जो अरविंद के दर्शन पर से प्रभावित था। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण व स्वर्ण धूलि, ये जो दोनों रचनाएं हैं अरविंद से प्रभावित होकर इन्होंने की थी। अरविंद के दर्शन का प्रभाव इसमें दिखता है। अरविंद के दर्शन का प्रभाव, अरविंद के दर्शन का प्रभाव इन दोनों रचनाओं में देखा गया का प्रभाव। अब देखिए, इनकी और रचना है उत्तरा, युगपथ, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, युगपथ,
पथ अंतिमा उत्तरा। देखिए युगवाणी जो है, युगांत जो है, इसमें छायावाद का अंत माना गया। छायावाद का अंत इस रचना से माना गया है का अंत। और इधर युगवाणी है, ये गीत काव्य है, ये गीत काव्य है। ग्राम्या जो है, इसमें प्रगतिवाद का अंत माना गया। ग्राम्या से प्रगतिवाद का अंत माना गया। प्रगतिवाद का अंत माना गया। प्रगतिवाद का अंत ग्राम्या से माना गया। युगांत से छायावाद का अंत माना गया। युगवाणी ये गीत काव्य है। और स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि ये अरविंद के दर्शन का प्रभाव इस रचना में देखा गया है सुमित्रानंदन पंत की। और देखिए वाणी है इनकी रचना, एक वाणी है। और कला और बूढ़ा चांद, वाणी रचना है कला और बूढ़ा चांद। 1949 में इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और एक चिदंबरा थी, किरण पीड़ा, लोकायतन जो प्रबंध काव्य है इनका, लोकायतन प्रबंध काव्य है। लोकायतन जो इनका प्रबंध काव्य है। और चिदंबरा जो है, इनमें पूर्व रचनाओं का संकलन किया गया है, जो 1900 चिदंबरा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए चिदंबरा जो है 1968 में इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और कला और बूढ़ा चांद पे 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गीत हंस, इसमें मानव चंद्र तल पर उतरने का वर्णन है। रचना एक गीत हंस है। चिदंबरा में जो है इनके पूर्व रचनाओं का संकलन है। चिदंबरा ये 2 रचना, देखिए जिस पर इनको पुरस्कार, जिस कवि का पुरस्कार मिलता है उस वाली कविता को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चिदंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में इसका संपादित हुई थी। 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और चिदंबरा जो है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1965 में ज्ञानपीठ, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 1965 में लोकायतन है। 1968 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 1961 में है लोकायतन, जिसको प्रबंध काव्य है। और युगवाणी ये गीत काव्य है। पहले दूरदर्शन पर, ये रेडियो पर ये आता था युगवाणी, पहले आप सुने होंगे, अगर रेडियो कोई सुना होगा तो उसमें युगवाणी एक चैनल आता था। और युगांत जिसे छायावाद का अंत माना गया है। ग्राम्या जो प्रगतिवाद का अंत माना गया। और स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि अरविंद के दर्शन पर प्रभावित है। और गीत हंस इसमें मानव चंद्र तल पर उतरने का वर्णन है।
और 28/12/1917 को पंत जी का देहावसान हो गया। इसमें 28/12/2017 को इनका मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया सुमित्रानंदन पंत का। इन्होंने पंत जी ने भाव एवं वेदना के लिए अलंकार की अनिवार्यता नहीं मानी। उन्होंने कहा तुम वहन कर सको जन मन को मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझे क्या अलंकार, पल्लव को कल्पना का विवल काल कहा। पंत जी ने देखिए प्रकृति को मानवीय ढंग से प्रस्तुत किया है। इनका एक कविता है मौन निमंत्रण, कई कविताएं हैं। इन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में काला कांकर जगह थी जहाँ प्रकृति में के समीप रहकर इन्होंने कई रचनाएं की है। उन्होंने कहा कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, न जाने नक्षत्रों से कौन, मतलब एक ऐसा जिज्ञासा, एक रहस्य का। आप देखिए छायावादी क्या कबीर के ही समय से रहस्य का वर्णन होता है। रहस्यवाद किसे कहते हैं? जिसके प्रति जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसको जानने की इच्छा मन में होती है, और जिज्ञासा जो होती है जिसका कुछ मतलब मिलेगा नहीं, उसको जिज्ञासा उठती है उसको जानने की कि आखिर में ये कौन है, वही होता है रहस्यवाद, वही रहस्यवाद है। और देखिए इन्होंने पंत जी ने कि कुछ रचनाएं हैं कि पंत जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि छायावादी बृहत्त्रयी में आते हैं, 4 कवि आते हैं बृहत्त्रयी में। एक स्त्री हैं जो महादेवी वर्मा और 3 लोग हैं पंत प्रसाद निराला और साचा पंत संपू। कहते हैं समय सूर्य दिनकर की निगाह में अप्सरा लोक के कवि हैं। वे कोमल कल्पना के सुकुमार कवि हैं। छायावाद का काव्य आंदोलन जब अपने चरम उत्कर्ष पर था, उस समय हिंदी काव्य प्रेमियों के सबसे प्रिय कवि कौन थे? पंत जी थे। इनके बारे में भी इनकी वर्णन, इस समय की किताब जो इस साल आई है, जो किताब नए सिलेबस में, इसमें तो पूरा वर्णन आ गया है, पूरा रेखा चित्र बन के आ जाता है कि कवि आपका कैसा था। पंत देखने में थोड़ा सा बहुत सुंदर थे, कहते स्त्रियों की भांति लगते थे। और इन्होंने अपने समय के अपने नवयुवकों के समान मैं भी पंत की कविता देखकर सिहाता था और मेरी भी इच्छा होती थी कि ऐसी कोई कविता लिखूं जो पल्लव की कविता में मिश्रित कर दी जाए और कोई बिलगा न सके। ऐसे सब ये हिंदी काव्य प्रेमियों अपने प्रिय कवि पंत जी थे, जिनको दिनकर जी ऐसा कहते थे पंत के बारे में कि इनका पंत जी का जन्म तो 20 मई 1900 अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम गंगादत्त पंत था। यह दुख संयोग था कि पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही उन पर में माँ की ममता की छाया समाप्त हो गई, किंतु ज्ञात अज्ञात रूप में माँ का ममत्व एवं प्रेम पंत जी के अंतस में सदैव भाव रूप में विद्यमान रहा। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि वे मात्रहीन है, कभी न मन में आया मैं हूँ मात्रहीन। कुछ रचनाओं में उन्होंने वर्णन किया कि माँ, क्योंकि अंतस की वेदना, अंतस का जो दर्द, अंदर अंतस में जो भाव आता है वही कविता के माध्यम से, वाणी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत होता है, समाज में सबके सामने लाता है। कहते हैं कि अपने 4 भाइयों 4 बहनों में पंत जी सबसे छोटे थे। इनका परिचय हम देते हैं पंत जी का कि अपने 4 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था, जिसे उन्होंने परिवर्तित करके सुमित्रानंदन पंत कर दिया। अब उनकी शिक्षा अपने गांव की पाठशाला में सन 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुई और 1916 में अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा मिडिल कक्षा पास की और असहयोग आंदोलन में 1921 तक वहां अध्ययन करते रहे। अनंतर देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विद्यालय शिक्षा की इतिश्री कर दी, मतलब समाप्त कर दी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और वास्तव में पंत जी का विद्यार्थी जीवन विशेषता शून्य है। आगे तो उन्होंने अपने स्वाध्याय द्वारा ही शिक्षित एवं मार्जित किया है। अध्ययन व्यसनी एवं विद्याव्यासकी के पंत संस्कृत साहित्य से लेकर अंग्रेजी साहित्य तक की महाकवि कालिदास, रविंद्र, मैथिली शरण, इन्होंने सभी की महात्मा गांधी, अरविंद जैसे मनीषियों विचारकों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को काव्य दर्शन में दिशा प्रदान किया। पंत जी का एक कथ्य रेखांकी है, जैसा कि आपने 2 रचनाओं का देखा कि स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि। जब हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके भावों से, उनके आदर्शों से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे इन्होंने कई कवियों का कहा है कि प्रेरणा लेकर इन्होंने काव्य रचना शुरू की। इन्होंने कहा कि मैं व्यक्ति के जीवन से, परस्पर जन समागम से तथा महापुरुषों के दर्शन और उनके मानसिक सत्संग से अधिक सीखा है। इससे अधिक मैंने प्रकृति के मौन मुखर
सहवास से सीखा है। मतलब मौन मुखर जो शांत रहकर भी, वो मौन रहकर भी हमने प्रकृति में भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसके साथ साथ रहते हुए भी हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं। इन्होंने 1929 में 19 पंत जी सन 1919 से सन 1929 तक इलाहाबाद में रहे। कहें कि इसी समय इलाहाबाद नगर में होते तो सड़कों पर आते जाते आपको अवश्य ही सैकड़ों छोड़कर एक युवक दिखाई देता जैसे आप कभी भी भूलते। वो उनका जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो कैसा है इसका वर्णन है कि वो दुबले पतले गोरे सुंदर सूट बूट में, घने घुंघराले सुनहले बालों वाला, जैसे किसी ने नर के धड़ में नारी का सिर जोड़ दिया हो। अगर आपको मित्रों परिचितों में कोई हिंदी काव्य साहित्य में रुचि रखने वाला होता तो वह आपको बताता कि यह सुमित्रानंद पंत। कहते हैं कि मैंने जिस साहित्यकारों को देखा उसमें से पंत, निराला और नवीन, ये तीनों ही दर्शन मात्र से प्रभावित करते हैं। मतलब ये तीनों कवि ऐसे थे, प्रसाद, पंत, निराला, कि जब दर्शन से ही पता लग जाता था कि इनका नाम उनके प्रति कैसा है, इनका विचार कैसा है, दर्शन से ही इनके दिखाई देता था। ऐसा कहा गया है कि आप पंत जी को देखते ही सहसा ये भान होता मानो आप परियों के देश से उतरे हुए किसी देवर्षि के सामने खड़े हों। छोटा हल्का शरीर, चेहरे पर सौम्य शांति जो सचमुच ही देवताओं की शांति है, और सिर पर घने लहराते बाल जो सुंदर से सुंदर रमणी को और सुंदर बना सकते हैं। पंत जी के दर्शन से उत्पन्न होने वाला प्रभाव नारी दर्शन से उत्पन्न प्रभाव से मिलता जुलता था। केवल बाल ही नहीं, पंत जी का कोट, पंत जी का पतलून, यहाँ तक कि उनका कुर्ता भी ऐसे काट का होता था जिससे जाहिर होता था कि यह पुरुष नारी पर आसक्त नहीं, स्वयं नारी बन जाने को बेचैन है। ऐसा उनके पहनावों से, उनके वेशभूषा से ऐसा मालूम पड़ता था कि वो नारी किसी नारी पर आसक्त ही नहीं, बल्कि वो जिज्ञासा रखते हैं एक नारी बनने का। कहते हैं कि एक ओर वो कवि दूसरी ओर बैठा करते थे। तब एक बार ऐसा हुआ कि पंत जी को कवियों की पंक्ति में बैठा देखकर महादेवी जी ने अपनी किसी सहेली से पूछ लिया, वो कौन लड़की है जो लड़कों के बीच बैठ गई है। ऐसा पंत जी को देखने पर मालूम होता था, ऐसा थे उनका रहन सहन, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। पंत जी द्वारा विचरित पल्लव, वीणा, ग्रंथि और गुंजन की कुछ कविताएं 1900 से 1929 के कालखंड में थी। अब देखिए पंत जी, इन्होंने व्यक्तित्व कृतित्व को समृद्ध करने में काला कांकर अधिवास का स्मरणीय योगदान रहा है, जो प्रतापगढ़ में है काला कांकर, जहाँ पे इनका मतलब बहुत वर्णन, बहुत सानिध्य रहा, समीप रहे हैं वहाँ जाके प्रकृति के समीप, और वहाँ का योगदान है कि यहाँ रहते इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट रचनाएं और गरिमा में काव्य कृतियाँ प्रदान की हैं। और युंजन ज्योत्सना, युगांत, उग्रवाणी और ग्रामा जैसी श्रेष्ठ उपलब्धि काला कांकर की मिट्टी की ही देन है। और यहीं रहकर उन्होंने नरेश वर्मा के सह संपादक में रूपाभ नामक मासिक पत्रिका पर रचना की। सचमुच पंत जी कहते हैं कृतित्व काला कांकर का ऋणी है। संभवतः इस ऋण को उतारने के लिए उन्होंने नौका विहार कविता के माध्यम से काला कांकर के राजभवन को अमर और विस्मरणीय बना दिया है। उन्होंने देखिए कुछ रचना की थी, नौका विहार, मौन निमंत्रण, ये सारी रचनाएं काला कांकर में रहकर प्रकृति के समीप रहकर, जहाँ पे व्यक्ति की भावनाओं को वो प्रकृति, वहाँ का जो वातावरण था उसने उसके मन को छू दिया, और उनकी भावनाएं, जो अंदर की भावनाएं थी अंतस की, वो वाणी के माध्यम से सामने आई। उनकी रचनाओं को कहते, कवि ने कहा कि वो काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित भ्रमण, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। देखिए नौका विहार में इन्होंने काला कांकर का भी वर्णन किया है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि, और उन्होंने सन 1940 में पंत जी ने काला कांकर छोड़ दिया। तब से 1939 तक वे इलाहाबाद में रहे, फिर भारत भ्रमण करते रहे, और सन 1950 में उनका जुड़ाव आकाशवाणी से हुआ, और वहाँ उन्होंने सन 1957 तक चीफ प्रोड्यूसर के पद पर, सन 1998 में हिंदी परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। अब देखिए स्वभाव से पंत जी अति संकोची और संवेदनशील थे, हठ से कोसों दूर। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मैं जीवन में हठ नहीं ठानता। छायावादी कवियों में निराला जितने अक्खड़ हैं, पंत उतने ही भीरू और संकोची। निराला जितने ही अक्खड़ थे, उनको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी थे, विद्रोही के कवि थे, उससे ठीक अलग ही सुमित्रानंदन पंत शांत, भीरू और संकोची स्वभाव के थे। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत के बारे में कि
इन्होंने रामविलास शर्मा ने इनके बारे में लिखा कि निराला कि शायद ही किसी युग के 3 कवियों में ऐसा स्नेह संबंध रहा हो जैसा प्रसाद निराला और पंत में था। शायद ही किन्हीं 2 व्यक्तियों के स्वभाव में इतना अंतर हो जितना पंत और निराला के। कैसे कि तीनों में इतनी दोस्ती घनिष्ठता थी कि शायद ही ऐसा कभी कवियों में हुआ हो, लेकिन ये तीनों ऐसे थे कि तीनों में घनिष्ठता थी। और देखिए 2 कवियों में इतना अंतर था, इतना अंतर भी नहीं होता। ठीक विपरीत निराला थे और ठीक उनके विपरीत सुमित्रा नंदन पंत। कहते हैं कि सुमित्रा पंत शायद ही कहीं 2 व्यक्ति के स्वभाव में भी इतना अंतर हो जितना पंत और निराला के, फिर भी दोनों ने न जाने कितने घंटों एक साथ रहकर बिताए हैं। इसका यह कारण है कि वे एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह जानते पहचानते थे उतना शायद दूसरा नहीं जानता था। देखिए होता है अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वाला संकोची होता है, कम बोलता है, और बहिर्मुखी है जो कहना है वो कह देना है सामने वाले को, बस सामने प्रेषित करना। वैसे ही अंतर था निराला और पंत में, दोनों के स्वभाव में। देखिए इन्होंने कहा कि इनका कृतित्व पंत, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की प्रकाशित प्रथम काव्य कृति उच्छ्वास, अंतिम प्रबंध काव्य सत्यकाम, उनकी समस्त काव्यष्टिया है कि उच्छ्वास, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन इसी में संकलित है। और ज्योत्सना थी एक रचना, ये महान कलाकृति है। ज्योत्सना का इसमें नाम नहीं लिखे हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना ज्योत्सना एक रचना है। देखिए ज्योत्सना में इन्होंने वर्णन किया है कि उनका संयम काव्य रूपक की कृति के संबंध में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपना मत दिया कि ये महान कलाकृति है। और इसमें ज्योत्सना के संसार का मनुष्य जाति, वर्ग, राष्ट्र, धर्म सभी के वर्म में नहीं जानता। उन्होंने धर्म में केवल मनुष्य व देश काल परिस्थितियों के संकीर्ण आदर्शों एवं नैतिकताओं के ऊपर उठ गया है, परंतु जीवन के उच्च और सांसद आदर्शों से प्रेरित है। ऐसा हरिवंश राय बच्चन ने ज्योत्सना रचना में वर्णन किया है। अब देखिए कि युगांत जो था इसमें कहा मैं ये मानव जगत की कल्याण कामना से जुड़ा पंत का कवि इस कृति में छायावादी युग का अंत करता हुआ दिखाई देता है। इस कृति का अधिकांश रचनाएं छायावादी भाव चेतना के परिवर्तन का संकेत देती है। कहते मैं उसका प्रेमी बनूं ना जिसमें मानव हित हो समान, इस युगांत में वर्णन है युगांत का। और फिर है युगवाणी, पुरातन अंत और युग का निर्माण युगवाणी की आधार सामग्री है। युगवाणी में मेरी युगांत के बाद की रचनाएं संग्रहित है, जिसमें मैंने युग के गद्य को वाणी देने का प्रयत्न किया और भारतीय गांव का वातावरण पाकर कवि इन कविताओं में नवीन जीवन दृष्टियों की प्रक्रियाओं से उन्मुक्त रूप से वाणी दे सका है। आप देखिए इसमें है युगवाणी में, ये गीति काव्य है। अब है ग्राम्या, ये काव्य कृति है। युगवाणी प्रगतिवादी कवि पंत का सिद्धांत वाक्य है और ग्राम्या उसका प्रयोग है। ग्राम्या का कवि संपूर्ण विश्व को अपनी ग्रामीण आंखों से देख रहा है। देख रहा हूँ निखिल विश्व को मैं ग्रामीण नयन से। यहाँ पे कवि अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व साहित्य में आज तक किसी कवि ने ग्राम्य जीवन का प्रगतिशील दृष्टिकोण से इतना विशद, इतना मार्मिक चित्रण नहीं किया। स्वयं वर्ड्सवर्थ ने भी नहीं। ग्राम्या ने कवि में गांव के संपूर्ण वातावरण को, वहाँ के नित्य प्रति के जीवन को, वहाँ के नारी नर को और उसकी सभ्यता संस्कृति के रूप में वर्णन किया। ग्राम्या कहने से लगता है इसमें प्रगतिवाद का अंत भी माना गया कि प्रयोगवाद प्रगति का जैसा वर्णन ग्राम्या में किया इन्होंने। स्वर्ण धूलि भी बताया गया कि स्वर्ण धूलि जो है बड़े अंश में वेद मंत्रों अनुवाद की कविता रूप में समर्थित है। कुछ सामाजिक और आत्मगत किंतु बहुसंख्यक कविताएं आध्यात्मिक है और यह आध्यात्मिकता सांप्रदायिकता पर धार्मिक न होकर वैज्ञानिक है। और खादी के फूल इसका प्रकाशन 1948 में हुआ। रजत शिखर शिल्पी, उत्तरा, युगपथ, श्रवण वाणी, अंतिमा, लोकायतन, छायावाद। देखिए इनकी कुछ गद्य वाली रचनाएं हैं। 5 कहानियां, हास, शिल्प, दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति एक कला और बूढ़ा सांध है, इनकी रचना है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, संस्कृति, कला और संस्कृति है। और फिर है आपकी इन्होंने पुरस्कार सम्मान इनको मिला
कि 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया तथा उसी वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी में उन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन कृति पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और उसी समय इनको चिदम्बरा पर नामक काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हो गया आपके सुमित्रानंदन पंत और इन्होंने प्रकृति के प्रेम की सर्वोत्कृष्ट काव्य सृष्टि का अध्ययन अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचा। आध्यात्म प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिवम और सत्यम से दूर नहीं है। उन्होंने सौंदर्य सृष्टि के इस उपक्रम में मुख्य उपादान प्रकृति प्रेम और आत्म उद्बोधन है, किंतु मुख्य प्रकृति है, क्योंकि प्रेम और आत्म उद्बोधन के समस्त प्रसंग भी अधिकांशतः प्रकृति चित्रों से संग्रहित है। उदाहरण के लिए पंत जी प्रतिष्ठित कविता नौका बिहार में इस स्थिति को देखा जा सकता है। ऐसा इनकी कुछ रचनाएं हैं कि प्रकृति के बारे में इन्होंने कहा है कि साक्ष्य इतिहास आज होने का पुनः युगांतर, श्रमिकों का अवशासन होगा उत्पादन यंत्रों पर, धन्य मार्क्स चिरचंद पृथ्वी के उदर शिखरों पर, तुम त्रिनेत्र ज्ञान चक्षु के प्रकट हुए प्रलंकर। देखिए इन्होंने कई रचनाएं की हैं प्रकृति से जुड़ी हुई। नौका विहार, निशा निमंत्रण। अब छायावादी काव्य में अगली कवि हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया। आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कहा गया। इनका जन्म होली के दिन हुआ था 1907 में। होली के दिन 1907 में होलिका के दिन फर्रुखाबाद में जन्म। फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद होली के दिन हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है? देखिए पहले इनका जीवन परिचय बताते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। इनका जो ये जनपद में एक संपन्न कायस्थ कुल में जन्मी महादेवी वर्मा श्रीमती हेमरानी देवी और श्री गोविंद प्रसाद की प्रथम संतान थी। उनका जन्म बड़ी मान मनौती और प्रतीक्षा से हुआ था, इसीलिए इनका नाम, जैसे कुलदेवी देवी माता का पूजमान घर में पूजा वूजा होती थी, इसी वजह से इनकी मनौती से इनका नाम महादेवी रखा गया। और इन्हीं महादेवी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में अपने नाम को सार्थक और अलौकिक भी कर दिया। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व आपको बताएंगे कि इन्होंने कितनी उपाधियां और कितनी पदवी धारण की। और इनका पुत्रों में सबसे अधिक जिसकी कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में राजर्षि जनक की पुत्रियों के लिए लिखा कि 100 पुत्रों में से भी अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशिला, यह अभिशंसा कथन जितना महाराज जनक की पुत्रियों के संदर्भ में सच और अर्थवान है, उतना ही गोविंद प्रसाद जी की यशस्वी पुत्री महादेवी जी के सच और सार्थक है। इन्होंने गुप्त जी द्वारा सुश्री महादेवी लिखी हुई ये प्रशंसा पंक्तियां रेखांकनी है कि सहज भिन्न दो महादेवियां एक रूप में मिली मुझे, बता बहन साहित्य शारदा या काव्यश्री कहूँ तुझे। इन्होंने कहा, मैथिली शरण गुप्त ने इनके लिए कहा है, गुप्त जी ने महादेवी की प्रशंसा में ये पंक्ति लिखी कि सहज भिन्न दो महादेवियां एक रूप में मिली मुझे, बता बहन साहित्य शारदा या काव्यश्री कहूँ तुझे। महादेवी जी की प्राथमिक शिक्षा जो है वो 1912 मिशन स्कूल इंदौर में हुई और इन्होंने उन दिनों राजकुमारों के कॉलेज इंदौर में वाइस प्रिंसिपल थे और हिंदी, उर्दू, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई के लिए उन्हें घर पर भी व्यवस्था की गई। महादेवी जी सन 1927 में इंटरमीडिएट और 29 में बीए और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण थी। और इनका गृहस्थ जीवन था, ये बताया गया, कहीं कहीं बताया गया कि इनके पति ने खुद इन्हें छोड़ दिया और कहीं कहीं इन्होंने कहा कि ये खुद ही अपने पति से अलग हो गई, क्योंकि इनका कह रही थी कि गृहस्थ जीवन में कोई भी रुचि नहीं थी। जैसा कि देखा जाता है कि इन्होंने कहा कि लेकिन गृहस्थी बचाने में उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। इस संदर्भ में स्वयं उन्होंने कहा है कि मेरे पति डॉक्टरी पढ़ते थे, उन्होंने कई बार चाहा कि हम लोग साथ रहें, लेकिन
यह बात मेरे मन में थी ही नहीं। मैंने उनसे कहा, गृहस्थ जीवन में मेरी थोड़ी सी प्रवृत्ति नहीं है, अतएव मैं आपके साथ कभी भी नहीं रह सकूंगी। मैंने कई बार उन्हें यह भी समझाया कि वे अपना दूसरा विवाह कर लें, लेकिन दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया। ऐसा कहने पे तो लगता है कि इनका विवाह विच्छेद मतलब इनके स्वीकार से हुआ है। कहीं कहीं कहा जाता है, सुना गया है कि नहीं सुंदर थे, इस वजह से पति ने विवाह विच्छेद कर दिया। लेकिन यहाँ पे कहा मतलब महादेवी वर्मा ने खुद स्वीकार किया है कि इनका गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं थी और इस वजह से इन्होंने मतलब उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करके उन्होंने अपना एक ऐसा विशाल परिवार बनाया जिसमें न केवल मानव प्राणी बल्कि पशु पक्षी तक उनके सदस्य हुए हैं। आगंतुकों एवं साहित्यकार को और तिथियों को ठहरने के लिए प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। यहाँ तक कि उस समय का शायद ही कोई साहित्यकार रहा होगा जिसने वहाँ निवास न किया होगा। आपने देखा कि जितने भी साहित्यकार थे वो रहने वाले तो कहीं और के थे, जैसे कि आपने देखा निराला जी महिषादल बंगाल के रहने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद काशी के रहने वाले हैं, सुमित्रा नंदन पंत अल्मोड़ा देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं और महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद के रहने। सभी जितने भी साहित्यकार थे अब सभी आकर आप देखेंगे कि अभी इलाहाबाद में आप प्रयागराज में घूमिएगा तो सबका निवास स्थान का बोर्ड लगा है कि ये यहाँ रहते थे। सभी आके अपने प्रयागराज में ही रहे हैं सारे कवि। अब देखिए इन्होंने इनकी जो उपलब्धियाँ थी कि शिक्षा इंदौर 1916 में विवाह इनका हुआ। 1916 में जो है विवाह हुआ था, विवाह फिर विवाह विच्छेद भी हो गया और 1919 में जब विवाह से हट गई तो 1919 में इन्होंने फिर से प्रारंभ की शिक्षा प्रारंभ की। 1919 से शिक्षा प्रारंभ की, शिक्षा प्रारंभ की और 1930 में कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया। 1930 में प्रयाग अखिल भारतीय कवित्री अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन किया। अब देखिए 1930 में प्रयाग अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया और 1932 में प्रधानाचार्य बनी प्रयाग महिला विद्यापीठ की। 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की, प्रयागराज में है ये महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी की प्रधानाचार्य। फिर है 1933 में नीरजा में शेक्सपियर पुरस्कार मिला। 1933 नीरजा एक रचना है, नीरजा में शेक्सपियर पुरस्कार मिला। शेक्सपियर पुरस्कार मिला। फिर 1942 में साहित्यकार संसद की स्थापना 1943 में की। 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार मिला। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पद्म पुरस्कार, पर द्विवेदी पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार
द्विवेदी पद्म पुरस्कार मिला। और फिर इसके बाद है कि 1900 और 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार अब है 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। विधानसभा की सदस्य बनी। फिर हैं 1954 में साहित्य अकादमी अध्यक्ष बनी। पद्म विभूषण सम्मान मिला। 1956 में पद्म विभूषण सम्मान, और 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनी। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनी। विद्यापीठ की कुलपति बनी। और 1982 में प्रथम भारतीय भारत पुरस्कार मिला। 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रथम भारत भारती पुरस्कार मिला। प्रथम भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, प्रथम भारत भारतीय पुरस्कार मिला। और फिर यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1983 में। 1983 में यामा रचना है, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, इतने पुरस्कार, इतनी उपाधियां महादेवी वर्मा को मिली हैं। अब देखिए, इन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका प्रेम जो मीरा से मिलता जुलता है। मीरा कृष्ण की दीवानी थी। ये भी अपने इष्ट भगवान को मानती थी, परमात्मा को मानती थी, अलौकिक शक्ति जिसके प्रति इनका आकर्षण था, उनके प्रति इनका वियोग दर्द बिल्कुल सेम मीरा की तरह मिलता था, मीरा के प्रेम की तरह मिलता था। इसीलिए इनका आधुनिक युग की मीरा कहा गया। अब देखिए, इनको कितनी सारी उपाधियां मिली। 1930 में प्रयाग अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया इन्होंने। और 1932 प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी। फिर बाद में उसी विद्यापीठ की कुलपति बन जाती हैं। और 1933 में नीरजा जो इनकी रचना है उस पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला। स्मृति की रेखाएं, 1943 में स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पद्म पुरस्कार। और 1944 हिंदी साहित्य सम्मेलन पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला।
अब उत्तर प्रदेश विधान 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी और 1956 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति रही और 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रथम भारत भारती पुरस्कार अगर महिला में मिला है तो प्रथम भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला है। और इनकी एक रचना यामा 1983 में यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब इनकी रचनाएं इनकी रचना रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, फिर है प्रथम आयाम, यामा, और देखिए इनका है संरचनात्मक रेखा चित्र। रेखा चित्र का चित्र है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र पथ के साथी, मेरा परिवार, देखिए इनकी और रचना है स्मारिका संस्मरणात्मक और रेखा चित्र। इसको हम विधाओं में आपको बताएंगे रेखा चित्र किसे कहते हैं। संस्मरणात्मक तो जो पुरानी यादें, कोई घटना जो पुरानी है उसको याद कर हम वर्णन करते हैं, उसको संस्मरणात्मक कहते हैं। और रेखा चित्र किसी का वर्णन ऐसे करना कि उसका पूरा रेखा चित्र, उसका चित्र सामने उभर कर आ जाए, वही है रेखा चित्र। जैसा कि महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र रचना है भक्तिन, जिन्होंने भक्तिन जो है झूसी की रहने वाली है, जिसका विवाह हडिया की रहने, जिसका विवाह झूसी में होता है। और वो ऐसी भक्तिन जो ऐसी सेविका थी या दासी का दर्जा उसे न देकर उसे एक साथी का, एक सेवक का दर्जा, मतलब कि एक हमारे साथ जैसे हनुमान राम का और हनुमान जी का था, वैसी उन्होंने सेविका ऐसा वर्णन किया है भक्तिन को। और उनका नाक नक्श, पूरा चेहरा, पहनाना, ओढ़ावा से उसका पूरा रेखा चित्र सामने उभर कर आ जाता है। महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है भक्तिन। देखिए उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया। और महादेवी वर्मा के बारे में बताया जाता है कि उनके व्यक्तित्व में दो रूप थे। ऊपर से देखने पर वो एक गुरु गंभीर विदुषी एवं सारिका दिखाई देती थी, पर उनके कोमल अंतर में मानव मात्र के प्रति करुणा और कल्याण कामना कूट कूट कर भरी हुई है। उनके अंतर में विद्यमान विद्रोह मूलक स्वर एवं सरल सरस कमनीयता दोनों मिलकर उनके व्यक्तित्व को रहस्यमय बना देते हैं। स्वभाव से संतुलित और सामाजिक दृष्टि से संबंध होते हुए भी हृदय से अकल्पनीय वेदना का अथाह सागर भरा हुआ था। माँ देवी ने इस विरोधी अविरोधी परिस्थितियों के मध्य अपने जीवन और साहित्य दोनों में समन्वय की स्थापना किया था। ऐसा महादेवी वर्मा के
बारे में है कि महादेवी का व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन, मृत्यु, मिलन, विरह, यथार्थ, आदर्श तथा प्रकृति को संस्कृत के सफल समन्वय का उदाहरण है। उनकी कविता में व्यष्टि और समष्टि का समन्वय दिखाई देता है। देखिए, उन्होंने कहा कि वे उन परस्पर विरोधी तत्व स्थितियों में समन्वय स्थापित करती हुई अपनी आस्थाओं को अखंडित रख पाती हैं। महादेवी वर्मा का देखिए, उनकी रचना है, उनको एक सूनेपन की रानी मतवाली भी कहा गया है, विरह वेदना की देवी भी कहा गया है। इनकी एक रचना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर भरी दुख की बदली, अपने को बादल, दुख का, वेदना, अपने दर्द को, विरह को व्यक्त करती हुई वहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है अपने कि क्रियाकलाप इनका रहा है कि महादेवी जी की गणना अबला नारियों में नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने आप को मात्र साहित्य रचना के दायरे में ही समेट कर नहीं रखा। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी। इसमें रहकर उन्होंने नारी शिक्षा की प्रगति के लिए जो कुछ किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह संस्था ने देश के कोने कोने से हजारों लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। ये जो संस्था थी जिन्होंने चलाई थी महादेवी वर्मा ने, इन्होंने ये नारी शिक्षा की प्रकृति के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 1936 में रामगढ़ नैनीताल में मीरा मंदिर नामक कुटीर बनवाया। किसी भी साहित्यकार या लेखक पर आई विपत्ति पर उन्हें लगता था कि जैसे वह विपत्ति स्वयं उन पर ही नहीं आई हो। उससे निजात पाने के लिए 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना की तथा 1945 ईस्वी में उनके लिए गंगा किनारे रसूलाबाद प्रयाग में एक भवन खरीदा। उन्होंने सोचा, राजनीतिकों की तरह हर नगर में ठहरने के लिए प्रसाद न हो, पर प्रयाग में तो साहित्यकों को घर ऐसा होना चाहिए जहां महाप्राण निराला जैसे नागरिक और बाहर से आने वाले साहित्यकार विश्राम के लिए सुविधापूर्वक ठहर सके। साहित्यकार संसद उनकी इसी भावना का भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने देशभक्त विद्रोहियों की सहायता स्वयं को खतरे में डालकर किया तथा अदम्य साहस और निर्भीकता का परिचय दिया है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर आर्थिक सहायता देने में वे नहीं चूकती थी। सन 42 में दीपशिखा के प्रकाशन के बाद देश प्रेमियों की सहायता ने कुछ ऐसे ही रोमांचकारी उदाहरण मिलते हैं। एक बार इलाहाबाद जोशी ने जब उन्हें सावधान रहने के लिए कहा तो उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यह सब तो मैं जानती हूँ, पर विश्वास और आशा से आए देश प्रेमी विद्रोही को सहानुभूति और संरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय देश को बहुत बड़े बलिदान और त्याग की आवश्यकता है, तो क्या मैं इतना भी न करूं? राष्ट्रीय परिपीड़न का भय हमको नहीं, क्योंकि हम जौहर व्रत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। ऐसा महादेवी वर्मा ने अपने आप को कहा। महादेवी वर्मा प्रेरणा के लिए भी बनी है, एक ऐसी स्त्री की महिला जो शिक्षा से शिक्षित ही नहीं हुई, बल्कि अपनी शिक्षा से कई नारियों या कई लोगों को शिक्षित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कई लोगों के लिए एक संस्था भी बनवाई है। और शाहीन को कहते कि बंगाल अकाल के समय उन्होंने केवल बंग दर्शन का संपादन ही नहीं किया, अपितु दवाइयाँ, भोजन और कपड़ों से भी सहायता की। वो इस लायक थी और ऐसा मतलब उनका वर्चस्व था। उन्होंने पुरस्कार, सम्मान, अभिनंदन बहुत मिला उनको, पद्म भूषण की सम्मान भी मिला है। और 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी चुनी गई थी। जैसे कि हमने इनको बताया कि 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि में से सम्मानित हुई थी और बिहार सरकार द्वारा विशेष सम्मान दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि सम्मानित हुई और इनको 1981 में साहित्य अकादमी का फेलोशिप से सम्मानित हुआ। इसीलिए सभी स्त्रियों को उन्होंने प्रेरणा दी और आप लोगों को भी एक प्रेरणा देती हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे कभी तभी आते हैं जो हमें प्रेरणादायक हो, वो उनके अंदर लोक मंगल की भावना हो, जिसको पढ़ने से हमारे अंदर भी ऐसी प्रेरणा आए। यही इसीलिए तो हमारे सिलेबस में ये कवि आए हैं, नहीं तो बाकी हम इनको रखते रहें, इससे क्या मतलब है? सिर्फ परीक्षा पास करने से नहीं होता है। इनसे हमको एक प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक जिज्ञासा मिलती है। और कहते हैं कि मरणोपरांत 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। और यहाँ आप कहा जाता है कि नारियों को शिक्षा देना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा रूसो ने भी कहा है कि नारियाँ शिक्षित होना एक प्लेग की भांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका अनुभव अलग है, सबका समाज अलग है, सबको अलग अलग तरीके से लोग मिलते हैं। जिसका अनुभव जिसके साथ जैसा होता है वो वैसी प्रेरणा देता है, वैसी बातें उनके प्रति उनको लगता है कि नारियाँ ऐसी हैं तो वो ऐसा ही नारी, क्योंकि वो कई लोग
जिसको जैसे लोग मिलते हैं उसी हिसाब से उनकी भावना बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने नारी का सशक्तिकरण दिखाया है महादेवी वर्मा का। और इन्हों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जो मीरा में प्रेम था कृष्ण के प्रति, वही महादेवी वर्मा का प्रेम था अपने इष्ट के प्रति। वही विरह व पाने की इच्छा, वही लालसा इच्छा, सब कुछ वो मीरा की भांति ही प्रेम करती थी। ऐसा महादेवी वर्मा का वर्णन था। इनकी रचना है अग्निरेखा, प्रथम आयाम, दीप शिखा, सांध्य गीत। सांध्य गीत में देखिए ये चित्रकार पहली बार कविताओं के रूप में मुखर हुए। सच कहा गया तो सांध्य गीत पंक्तियों में समाया हुआ सिसकियों से भरा रोदन, अश्रुविवल हृदय तथा समर्पण की अनुभूति उन्हें पुजारी बना देते हैं। ऐसा सांध्य गीत में उन्होंने वर्णन किया। दीप शिखा कविता, संगीत और चित्र के अद्भुत समन्वय वाले इस संग्रह का 1942 में प्रकाशन हुआ था। इसमें था कि जन्म और मरण के इन तूफानी दिनों की रची हुई यह कविता ठीक ऐसी है जैसे झंझा और प्रलय के बीच मंदिर में जलने वाली दीप शिखा। इन्होंने अपना प्रतीक और बिंब ही दीप शिखा को माना है। महादेवी वर्मा, दीप शिखा, अग्निरेखा और इनका काव्य संकलन, इन्हें यामा में जो निहार रश्मि निर्झर सांध्य गीत की संपूर्ण रचना इसमें संकलित है और इसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ये आपके आज सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में दूसरे कवि के बारे में बताएंगे।